अध्याय 1 निवेश बनाम स्पेक्यूलेशन वे परिणाम जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चाहता है। इस अध्याय में उन विचारों का खाका दिया जाएगा जिन्हें हम आगे पुस्तक में ही उल्लेखित करेंगे। शुरुआत में हमारी इच्छा खासतौर पर गैर पेशेवर निजी निवेशक के लिए उचित पोर्टफोलियो पॉलिसी अवधारणा को विकसित करना है। निवेश बनाम स्पेक्यूलेशन, निवेशक का क्या मतलब है? पूरी पुस्तक में इस शब्द को स्पेक्यूलेटर के विपरीत इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत पहले 1934 में हमारी पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर को दर्शाने का प्रयास किया था, जो यह था, निवेश क्रिया वह है जिसमें विश्लेषण के माध्यम से मूल पूंजी की सुरक्षा और समुचित रिटर्न को तय किया जाता है। जिन कार्यों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती वह स्पेक्यूलेशन है। हम इस परिभाषा पर अगले 38 वर्षों तक दृढ़ रहे, लेकिन इस अवधि में निवेशक शब्द के उपयोग में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए उन पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। 1929 से 1932 में बाजार में बड़ी गिरावट के बाद सभी सामान्य शेयरों को मोटे तौर पर स्पेक्युलेटिव प्रकृति का माना जाने लगा। एक प्रमुख अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि निवेश के लिए केवल बॉन्ड्स ही खरीदने चाहिए। इसलिए हमें तब अपनी परिभाषा को इस आरोप से बचाना पड़ा था कि इसने निवेश की धारणा को काफी व्यापक बना दिया था। अब हमें अलग तरह की चिंता है। हमें अपने पाठकों को इस आम शब्दजाल को स्वीकार करने से बचाना है जो शेयर बाजार में किसी को भी और हर किसी को निवेशक बता देते हैं। अपने पिछले संस्करण में हमने जून 1962 की अपनी प्रसिद्ध वित्त पत्रिका के आमुख लेख के निम्न शीर्षक का दृष्टांत दिया था, छोटे निवेशकों में मंदी का रुख, बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग में जुटे। अक्टूबर 1970 में इसी पत्रिका में असावधान निवेशकों पर आलोचनात्मक संपादकीय का प्रकाशन हुआ था जो उस वक्त खरीदने की होड़ में शामिल थे। ये उद्धरण उस भ्रम को साफ तौर पर दर्शाते हैं जो निवेश और स्पेक्यूलेशन शब्दों के उपयोग में अनेक वर्षों से प्रमुख रहा है। हमारी ऊपर बताई निवेश की परिभाषा पर विचार करें और फिर इसकी तुलना समाज के एक गैरानुभवी सदस्य द्वारा किसी स्टॉक के कुछ शेयरों की बिक्री से करें जिसे यह भी न पता हो कि वह क्या बेच रहा है। इस सदस्य को काफी हद तक भावनात्मक आधार पर विश्वास हो कि वह इन्हें बहुत ही कम भाव पर फिर खरीद लेगा। इस बिंदु पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जब 1962 में यह लेख बाजार में आया तब तक बाजार में पहले ही बड़ी गिरावट आ चुकी थी और अब वह नई शानदार तेजी की तैयारी में था। यह शॉर्ट सेलिंग का जितना संभव हो सके उतना बुरा वक्त था। अधिक सामान्य अर्थों में बाद में इस्तेमाल हुए असावधान निवेशक शब्द को कई बार खर्चीला कंजूस जैसे हास्यजनक विरोधाभास के तौर पर लिया जा सकता है, जो शरारत नहीं बस भाषा का दुरुपयोग है। अखबार निवेशक शब्द का इसी तरह उपयोग करते हैं क्योंकि वॉल स्ट्रीट की सरल भाषा में प्रतिभूति सिक्योरिटी खरीदने या बेचने वाला हर व्यक्ति निवेशक होता है, फिर भले ही वह कुछ भी या किसी भी उद्देश्य से या किसी भी भाव पर या नकद या मार्जिन किसी पर भी खरीद रहा हो। इसकी तुलना 1948 में जनता के सामान्य शेयरों के प्रति दृष्टिकोण से कीजिए, जब प्रश्न पूछे जाने वालों में से 90% ने सामान्य शेयरों की खरीद का विरोध किया था। उनमें से आधे लोगों ने इसका कारण इसका असुरक्षित व जुए जैसा होना और शेष आधे ने इसकी जानकारी न होना कारण बताया। निश्चित ही यह विडंबना है, हालांकि हैरानी नहीं, कि हर तरह के सामान्य शेयर की खरीद को आमतौर पर काफी हद तक अत्यधिक स्पेक्युलेटिव या जोखिमपूर्ण माना जाता था, वह भी उस वक्त जब वे इसे अत्यधिक आकर्षक आधार पर बेच रहे होते थे और जल्दी ही इतिहास की सबसे बड़ी बढ़त शुरू होने ही वाली थी। इसके उलट तथ्य यह भी था कि वस्तुतः वे स्पष्ट रूप से बीते अनुभवों के कारण खतरनाक स्तर माने जाने वाले स्तर से आगे बढ़ गए थे, जो निवेश में परिवर्तित हो गया था और शेयर खरीदने वाली सारी जनता निवेशक हो गई थी।
साधारण शेयरों में निवेश और स्पेक्यूलेशन के बीच का अंतर हमेशा से उपयोगी रहा है और इसका लुप्त होना चिंता का कारण होता है। हमने अक्सर वॉल स्ट्रीट को बतौर संस्थान यह सलाह दी है कि वह इस अंतर को पुनः स्थापित करे तथा जनता के साथ अपने सभी कारोबार में इस पर जोर दे, अन्यथा स्पेक्यूलेशन से भारी हानि का दोष किसी न किसी दिन स्टॉक एक्सचेंज पर ही आएगा कि इसने शिकार बने लोगों को समुचित चेतावनी नहीं दी। विडंबना देखिए कि एक बार फिर कुछ स्टॉक एक्सचेंज फर्मों में हाल ही में हुई वित्तीय परेशानियों का कारण उनका स्पेक्युलेटिव सामान्य शेयरों को अपने खुद के मूल पूंजी फंड में शामिल करना रहा। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के पाठक सामान्य शेयरों से संबंधित अंतर्निहित जोखिमों के बारे में साफ तौर पर समझ जाएंगे। ऐसे जोखिम जो उनसे मिलने वाले मुनाफे के मौकों में अनिवार्य रूप से होते हैं तथा इन दोनों को निवेशक को अपनी गणनाओं में अवश्य शामिल करना चाहिए। हमने अभी जो कहा है यह इस बात का संकेत है कि साइमन प्योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जैसी अब कोई चीज नहीं है जिसमें प्रतिनिधि साधारण शेयर समावेशित हो, इस तरह से कोई व्यक्ति उन्हें इस भाव पर खरीदने की प्रतीक्षा कर सके जिसमें बाजार संबंधी जोखिम न हो अथवा कोटेशन घाटा इतना बड़ा हो कि बेचैन कर दे। निवेशक को बहुधा अपनी शेयर होल्डिंग में स्पेक्युलेटिव फैक्टर होने पर नजर रखनी चाहिए। यह उसका काम है कि वह इस घटक को न्यूनतम सीमा में रखे और वित्तीय और मानसिक तौर पर बुरे से बुरे परिणामों के लिए तैयार रहे जो कम या लंबी अवधि के भी हो सकते हैं। यहाँ स्टॉक स्पेक्यूलेशन से संबंधित दो पैरा और होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि अब सब जानते हैं कि स्पेक्यूलेटिव घटक अधिकांश प्रतिनिधि सामान्य शेयरों में अंतर्निहित होते हैं। स्पष्ट स्पेक्यूलेशन न तो अवैध है, न अनैतिक और न ही अधिकांश लोगों के लिए इसे सीखना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ हद तक स्पेक्यूलेशन आवश्यक व अपरिहार्य है, क्योंकि बहुत से साधारण शेयरों में लाभ और हानि दोनों की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं तथा इसके जोखिम की भी कल्पना कर लेनी चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट की तरह इंटेलिजेंट स्पेक्यूलेशन भी होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से तरीके हैं जिनमें स्पेक्यूलेशन बुद्धिमानी नहीं होता। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. स्पेक्यूलेशन करते हुए इसे निवेश समझना। 2. समुचित ज्ञान और कौशल न होने के बावजूद स्पेक्यूलेशन को विनोद की जगह गंभीरता से लेना। और 3. जितना नुकसान सह सकते हैं उससे ज्यादा धन स्पेक्यूलेशन में लगाना। हमारी रूढ़िवादी सोच के अनुसार प्रत्येक गैर पेशेवर जो मात्र मार्जिन पर काम कर रहा है वह स्वतः सिद्ध स्पेक्यूलेशन कर रहा है और यह उसके ब्रोकर का काम है कि उसे सही सलाह दे। और जो कोई भी कथित लोकप्रिय सामान्य शेयर खरीद रहा है या ऐसी ही कोई चीज खरीद रहा है तो यह या तो स्पेक्यूलेशन है या जुआ। स्पेक्यूलेशन हमेशा से ही मोहक रहा है और अगर आप इस खेल में माहिर हैं तो यह बहुत आनंददायी भी है। लेकिन अगर आप इसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अपनी मूल पूंजी का कुछ हिस्सा जो जितना कम उतना अच्छा है को इस उद्देश्य से अलग निकाल लें। इस खाते में और ज्यादा धन केवल इसलिए न जोड़े क्योंकि बाजार चढ़ रहा है और मुनाफा बढ़ रहा है। यह वक्त अपने स्पेक्यूलेशन फंड से पैसा निकालने का है। अपने स्पेक्यूलेटिव और निवेश परिचालन को एक ही खाते से न करें, न ऐसा सोचें। रक्षात्मक निवेशक की परिणाम प्रत्याशा। हमने पहले ही बताया है कि रक्षात्मक निवेशक वह है जो मुख्य रूप से सुरक्षा में रुचि रखता है तथा परेशानियों से मुक्त रहकर निवेश करता है। सामान्य रूप से कहें तो कि औसत सामान्य हालात में उसे कौन सा मार्ग लेना चाहिए और वह कितने रिटर्न की उम्मीद कर सकता है अगर ऐसे किन्हीं हालात का अस्तित्व वास्तव में है। इस सवालों के जवाब देने से पहले हमें विचार करना होगा कि 7 वर्ष पूर्व हमने इस विषय पर क्या लिखा था। दूसरा, तब से अब तक निवेश के आशानुकूल रिटर्न को शासित करने वाले अंतर्निहित कारकों में कौन से अहम बदलाव हो गए हैं और अंत में मौजूदा हालात 1972 की शुरुआत में उसे क्या करना चाहिए और वह किसकी उम्मीद कर सकता है।
हमने 6 वर्ष पहले क्या कहा था? हमने अनुशंसा की थी कि निवेशक अपनी होल्डिंग्स को हाई ग्रेड बॉन्ड्स और प्रमुख सामान्य शेयरों में बांट दे, जिसमें बॉन्ड्स का अनुपात 25% से कम तथा 75% से अधिक न हो, तथा सामान्य शेयरों के लिए इससे उलट अनिवार्य रूप से सच होगा। उसका सरलतम विकल्प दोनों के बीच 50 से 50 का अनुपात बनाए रखना चाहिए, जिसमें तब समानता को संतुलित करना होगा जब बाजार गतिविधियां इसमें लगभग 5% का बदलाव कर दें। वैकल्पिक पॉलिसी के तौर पर वह अपने सामान्य शेयरों को 25% तक कम करने का चयन कर सकता है अगर उसे महसूस हो कि बाजार में खतरनाक स्तर की तेजी है, और इससे उलट यह इसे अधिकतम 75% तक बढ़ा सकता है अगर उसे लगे कि शेयर के भाव में गिरावट उन्हें अत्यधिक आकर्षक बना रही है। 1965 में निवेशक 4.5% हाई ग्रेड टैक्सेबल बॉन्ड तथा 3.5% अच्छे टैक्स फ्री बॉन्ड्स ले सकते थे। प्रमुख सामान्य शेयरों पर यह लाभांश रिटर्न 892 के DJIA के साथ केवल लगभग 3.26 था। यह वह अन्य तथ्य सावधान करते हैं। हमने कहा या कि बाजार सामान्य स्तर पर से, तो निवेशक अपने खरीदे शेयरों पर शुरुआती रिटर्न 3.5% और 4.5% के बीच हासिल कर सकेगा, जिसमें लगभग उसी राशि की प्रतिनिधि स्टॉक सूची के अंतर्निहित मूल्य में लगातार वृद्धि और सामान्य बाजार भाव में को जोड़ा जाना चाहिए। इससे लाभांशों और अधिमूल्यनों को जोड़कर 75% सालाना लाभांश रिटर्न मिलेगा। बॉन्ड्स और स्टॉक्स में आधा आधा विभाजन आयकर में कटौती से पहले करीब 6% लाभ देगा। हमने जोड़ा था कि बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ स्टॉक पटक में उचित स्तर की सुरक्षा करें। इसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि उपरोक्त अंकगणित शेयर बाजार के बढ़ने की बहुत कम दर की उम्मीद को व्यक्त करता है, जबकि इससे कहीं ज्यादा बढ़त 1949 और 1964 के बीच हासिल कर ली गई थी। सूचीबद्ध स्टॉक्स के लिए यह दर शानदार थी। उनमें औसत बढ़त 10% से ज्यादा थी। इसे सामान्य तौर पर गारंटी के हिसाब से देखा जाता था कि ऐसे ही संतोषजनक परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ ही लोग इस संभावना पर गंभीरता से विचार करने को तैयार थे कि अतीत में बढ़ने की उच्च दरों का मतलब है कि स्टॉक की कीमतें अब बहुत अधिक हैं, और इसलिए कि 1949 के बाद आश्चर्यजनक परिणामों का मतलब भविष्य के लिए बहुत अच्छे नहीं बल्कि बुरे परिणाम है। 2 वर्ष 1964 से अब तक क्या हुआ? 1964 के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि फर्स्ट ग्रेड बॉन्ड्स की ब्याज दरों में रिकॉर्ड उच्च स्तर की वृद्धि हुई। हालांकि 1970 के न्यूनतम भाव के मुकाबले काफी रिकवरी हो चुकी है। अच्छे संस्थागत शेयरों पर प्राप्त रिटर्न अब लगभग 71/29% है, जो 1964 के 41/296 से अधिक ही है। इसी बीच DJIA टाइप शेयरों के लाभांश रिटर्न में हो रही अच्छी बढ़त 1969 से 70 में बाजार गिरने के दौरान भी जारी रही, लेकिन हमारे यह लिखते वक्त जब डाउ 900 पर है, तब यह 1964 के अंत के 3.296 के मुकाबले 3.5% से कम है। इस अवधि के दौरान ब्याज दरों में आए बदलावों से मीडियम टर्म बॉन्ड्स मानो 20 वर्ष के बाजार भाव में अधिकतम लगभग 389% गिरावट आई। यह इस तरक्की का विरोधाभासी पहलू भी है। 1964 में हमने विस्तार से इस संभावना पर चर्चा की थी कि शेयरों के भाव संभवतः काफी अधिक हैं और यह अंततः बड़ी गिरावट का कारण बनेगा, लेकिन हमने इस संभावना पर विशेष रूप से विचार नहीं किया था कि ऐसा ही उच्च ग्रेड बॉन्ड्स के साथ भी हो जाएगा। नहीं हमारे किसी अन्य जानने वाले ने किया। हमने यह चेतावनी दी थी कि ब्याज दरों में बदलावों के कारण दीर्घावधिक बॉन्ड के भाव काफी भिन्न हो सकते हैं। तब से जो कुछ भी हो रहा है उस आलोक में सोचें तो इस चेतावनी पर संबंधित उदाहरणों सहित अपर्याप्त रूप से जोर दिया जा रहा है।
क्योंकि तथ्य यह है कि अगर निवेशक के पास 1964 में DZIA में 874 के बंद भाव पर उक्त राशि होती तो 1971 के अंत में उसे बहुत थोड़ा सा मुनाफा हुआ होता। यहाँ तक कि 1970 के न्यूनतम स्तर 631 पर उसकी सांकेतिक हानि अच्छे दीर्घावधिक बांड्स से कम रहती। दूसरी ओर अगर वह अपने बांडसरीखे निवेश को यूएस सेविंग्स बांड्स, शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट इश्यू या सेविंग्स अकाउंट तक सीमित रखता तो इस अवधि के दौरान उसकी मूल पूंजी के बाजार मूल्य में कोई हानि नहीं होती और वह उससे अधिक रिटर्न हासिल करता जो किसी अच्छे शेयर से प्राप्त होता। इस तरह यह पता चलता है कि 1964 में नकद तुल्य निवेश साधारण शेयरों से ज्यादा बेहतर साबित हुए, जबकि मुद्रास्फीति भी थी जो सिद्धांतः शेयरों को नकद से प्रधान मानती है। अच्छे दीर्घावधिक बांड्स की उद्धृत प्रधान मूल्य में कमी कारण मुद्रा बाजार के घटनाक्रम थे। एक दुर्बोध्य क्षेत्र जिसका साधारणतः व्यक्ति की निवेश पॉलिसी पर कोई अहम प्रभाव नहीं होता। यह समय के साथ मिलने वाले अनुभवों की अनंत श्रृंखला में से बस एक है जो यह दर्शाती है कि प्रतिभूतियों के भावी भाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लगभग हमेशा ही बांड्स में शेयरों के भाव की तुलना में बहुत कम अस्थिरता रहती है। निवेशक आमतौर पर बिना बाजार मूल्य में अधिक बदलाव की परवाह किए कितने भी वक्त में परिपक्व होने वाले अच्छे बांड्स को खरीद सकते हैं। इस नियम में कुछ अपवाद भी थे जिसे 1964 के बाद की अवधि ने साबित भी कर दिया। हम आगामी अध्याय में बांड के भाव परिवर्तन के बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहेंगे। 1971 के अंत व 1972 की शुरुआत में उम्मीदें व नीतियां। 1971 का अंत होने तक अच्छे मध्यावधिक कॉरपोरेट बांड्स पर 89% कराधीन ब्याज और अच्छी राज्य व निगम प्रतिभूतियों पर कर मुक्त 5.7% ब्याज पाना संभव था। लघुअवधिक के क्षेत्र में निवेशकों को अमेरिकी सरकार के 5 वर्षीय इश्यू पर लगभग 6% मिल जाता था। इस दूसरे तरीके में क्रेता को इसके बाजार मूल्य में संभावित नुकसान की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उसे अंत में शॉर्ट होल्डिंग अवधि की तुलना में 66% ब्याज रिटर्न सहित संपूर्ण धनराशि वापस मिलना निश्चित रहता था। 1971 में DZIA के 900 के आवर्ती मूल्य स्तर पर केवल 3.5% रिटर्न मिलता था। मान लीजिए हमें आज पहले ही की तरह यह आधारभूत नीतिगत फैसला करना है कि पूंजी को हाई ग्रेड बांड्स या अन्य कथित नकद तुल्य व प्रमुख DZIA टाइप शेयरों के बीच किस तरह विभाजित करें, तो अगर हमारे पास निकट भविष्य में बड़ी बढ़ोतरी या बड़ी गिरावट का के पूर्वानुमान का कोई ठोस कारण न हो तो मौजूदा हालात में हम कौन सा रास्ता लेंगे। मान लीजिए हम अनुमान लगाते हैं कि अगर कोई गंभीर प्रतिकूल बदलाव नहीं होते तो सुरक्षात्मक निवेशक को अपने शेयरों पर चालू 3.5% लाभांश रिटर्न तथा लगभग 46 की औसत वार्षिक वृद्धि का विश्वास रखना चाहिए। हम यह बाद में स्पष्ट करेंगे कि इस वृद्धि का आधार अनिवार्य रूप से विभिन्न कंपनियों का वार्षिक गैर वितरित मुनाफे की राशि को पुनः निवेशित करना होता है। कर पूर्व आधार पर उसके शेयरों का संयुक्त रिटर्न औसतन 7.5% हो सकता है, जो उसके हाई ग्रेड बांड्स से थोड़ा कम है, तथा कर पश्चात आधार पर शेयरों पर औसत रिटर्न 5.3% के करीब आएगा। यह लगभग उतना ही है जितना किसी अच्छे टैक्स फ्री मध्यावधिक बांड्स पर मिल सकता है। आज ये उम्मीदें 1964 में विश्लेषण की तुलना में बांड्स के मुकाबले शेयरों की कम पक्षधर हैं। यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से उस बुनियादी तथ्य का अनुपालन करता है कि 1964 से बांड्स से प्राप्त रिटर्न शेयरों के रिटर्न के मुकाबले बहुत अधिक है। हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे बांड्स पर ब्याज और मूल पूंजी भुगतान अधिक सुरक्षित होता है और इस कारण वे लाभांश और शेयरों की भाव वृद्धि से अधिक सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही हम मजबूरन यह निष्कर्ष दे रहे हैं कि आज वर्ष 1971 के अंत में बांड निवेश स्पष्ट रूप से शेयर निवेश से अधिक बेहतर है।
अगर हमें इस निष्कर्ष के सही होने का भरोसा है तो हमें सुरक्षात्मक निवेशक को सुझाव देना चाहिए कि वह अपना सारा धन बॉन्ड्स में लगाएं, न कि साधारण शेयरों में, जब तक चालू रिटर्न के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव होकर वह शेयरों के पक्ष में न हो जाए। लेकिन निश्चित ही आज के स्तर पर हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि बॉन्ड्स का प्रदर्शन शेयरों से बेहतर होगा। पाठक तुरंत ही दूसरे पक्ष के तौर पर मुद्रास्फीति कारक को संभावित कारण के तौर पर सोच लेंगे। अगले अध्याय में हम तर्क देंगे कि लाभों में वर्तमान भिन्नताओं को देखते हुए अमेरिकी मुद्रास्फीति पर हमारा विशिष्ट अनुभव इस सदी में बॉन्ड्स की जगह शेयरों को चुनने का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक संभावना हमेशा रहेगी, हालांकि हमने इसे दूर की कौड़ी माना है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाए, जो किसी न किसी मायने में शेयर इक्विटीज को बॉन्ड्स से बेहतर बना देगी, जिसका भुगतान डॉलर में निर्धारित रकम में है। एक वैकल्पिक संभावना भी है जिसे हम काफी हद तक असंभावित मानते हैं कि अमेरिकी कारोबार इतने अधिक लाभकारी हो जाएं, बिना मुद्रास्फीति आए, जिससे आने वाले वर्षों में साधारण शेयरों के मूल्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि को औचित्यपूर्ण सिद्ध कर सकें। आखिर में इसके अलावा कुछ और ज्ञात संभावनाएं भी हैं जिनसे हम शेयर बाजार में बिना वास्तविक औचित्य के आधारभूत मूल्यों में अत्यधिक पूर्वानुमानित बढ़त होते देख सकते हैं। इनमें से हमारे ध्यान में न आए किसी अन्य कारण से भी निवेशक को बाइंस पर 100% ध्यान केंद्रित करने पर पछतावा हो सकता है, भले ही उसमें रिटर्न स्तर ज्यादा अनुकूल हो। इसलिए अधिक ध्यान रखने योग्य बातों पर इस पूर्वगामी चर्चा के बाद हम पुनः उसी बुनियादी समझौता नीति पर बात करेंगे जो सुरक्षात्मक निवेशकों के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी मात्रा में धन बॉन्ड टाइप होल्डिंग्स में और काफी मात्रा में इक्विटी में लगाया है। यह आज भी सत्य है कि वे दोनों घटकों के बीच सरल 50 से 50 का विभाजन कर सकते हैं या ऐसा अनुपात रख सकते हैं जो उनके अनुकूल हो, जिसमें इनके बीच न्यूनतम 25% से अधिकतम 75% का अंतर हो सकता है। हम इन वैकल्पिक नीतियों पर अपने विस्तृत विचार आगामी अध्यायों में प्रस्तुत करेंगे। चूंकि फिलहाल साधारण शेयरों से परिकल्पित कुल रिटर्न बॉन्ड्स के लगभग समान ही है, तो फिलहाल निवेशक को मिलने वाले अनुमानित रिटर्न शेयरों के मूल्यों में बढ़त समेत में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, चाहे उसने इन दोनों घटक में धन का बंटवारा किस तरह किया हो। उपरोक्त गणना के अनुसार दोनों हिस्सों से प्राप्त औसत रिटर्न कर पूर्व 7.89% या कर मुक्त आधार या अनुमानित कर के भुगतान पर 5.5% रह सकता है। इस व्यवस्था से मिलने वाला रिटर्न उससे अधिक होगा जो एक पारंपरिक रूढ़िवादी निवेशक ने पूर्व दीर्घावधि में पाया होगा। यह 1949 के बाद से 20 वर्षों के दौरान मुख्य रूप से तेली बाजार से प्राप्त लगभग 14% रिटर्न के लिहाज से अनाकर्षक लग सकता है, लेकिन यह याद रखना होगा कि 1949 और 1969 के बीच DJIA का भाव 5 गुना से ज्यादा हुआ है, जबकि इसकी कमाई और लाभांश दोगुने हुए हैं। उस अवधि के दौरान आकर्षक बाजार रिकॉर्ड का कारण मुख्य रूप से निवेशकों व सटोरियों की मानसिकता में आया बदलाव था, न कि इनका आधारभूत कॉरपोरेट मूल्य। इसे कुछ हद तक बूटस्ट्रैप ऑपरेशन भी कहा जा सकता है। सुरक्षात्मक निवेशक के साधारण शेयर पोर्टफोलियो की बात करें तो हमने केवल उन प्रमुख इश्यू के बारे में ही बात की है जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 30 घटकों में शामिल हैं। हमने ऐसा केवल सुविधा की दृष्टि से किया है। इससे यह कहीं साबित नहीं होता कि केवल ये 30 इश्यू ही खरीदने के योग्य हैं। वास्तव में ऐसी और भी अनेक कंपनियां हैं जिनकी गुणवत्ता डाउ जोन्स की सूची में शामिल कंपनियों के औसत के बराबर या उससे बढ़कर ही है। इनमें पब्लिक यूटिलिटी कंपनियां भी शामिल हैं जिन्हें डाउ जोन्स का भिन्न एवरेज दर्शाता है। लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि
सुरक्षात्मक निवेशकों का कुल परिणाम किसी भी अन्य विविधात्मक या प्रतिनिधि सूची से बहुत अलग नहीं होना चाहिए, या यह कहना ठीक रहेगा कि न तो वह और न ही उसके सलाहकार यह सुनिश्चित पूर्वानुमान कर सकते हैं कि अंततः उनके बीच कितना फर्क हो सकता है। यह सच है कि दक्ष या चतुर निवेश की कला विशेष रूप से इश्यू के चयन में निहित है, जिससे सामान्य बाजार से अधिक बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सके। अन्य कहीं विकसित होने वाले कारणों को देखते हुए हमें सुरक्षात्मक निवेशकों के औसत से बेहतर परिणाम हासिल करने की क्षमता पर संदेह रहता है, जो वास्तव में खुद उनके संपूर्ण प्रदर्शन पर पानी फेरने जैसा है। हमारा संदेह विशेषज्ञों द्वारा बड़ी धनराशि के प्रबंधन तक विस्तृत है। हम अपनी बात को एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं, जो पहले फल देखने में ठीक इसके विपरीत प्रतीत होता है। दिसंबर 1960 से दिसंबर 1970 के बीच DJIA में 616 से 839 या 36% की वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि के दौरान इससे कहीं अधिक बड़े स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के 500 शेयरों के सूचकांक में 58.11 से 92.15 या 589% की वृद्धि हुई। स्पष्ट है कि दूसरा ग्रुप खरीद के लिहाज से पहले ग्रुप से बेहतर था, लेकिन 1960 में कौन इतना दुस्साहसी होता कि यह भविष्यवाणी कर सके कि सभी तरह के साधारण शेयरों में जो कई तरह का वर्गीकरण प्रतीत होता है, वह सटीक रूप से डाउ के भव्य 30 तानाशाहों से बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। हम जोर देकर कहते हैं कि इससे साबित होता है कि केवल कुछ ही लोग भावों के बदलाव के पूर्ण या सापेक्ष विश्वसनीय पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम यहाँ बिना किसी झिझक के फिर से दोहराते हैं कि यह चेतावनी बार बार नहीं दी जा सकती कि निवेशक को नए या कैसे भी प्रचलित इशू अर्थात जिन्हें तुरंत मुनाफे के लिए अनुशंसित किया गया हो, को खरीदते वक्त औसत से बेहतर परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिए। दीर्घावधि में इसके उलट होना लगभग सुनिश्चित होता है। सुरक्षात्मक निवेशक को खुद को मजबूत वित्तीय स्थिति में लाभकारी परिचालन का लंबा रिकॉर्ड रखने वाली महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयरों तक सीमित रखना चाहिए। कोई भी प्रतिभूति विश्लेषक जो अपने काम में माहिर हो इस तरह की सूची बना सकता है। आक्रामक निवेशक अन्य तरह के साधारण शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन वे भी बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण पर आधारित आकर्षक आधार वाले होने चाहिए। इस खंड को समाप्त करते हुए हम यहाँ सुरक्षात्मक निवेशक की 3 सहायक अवधारणाओं या अभ्यासों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहेंगे। पहला, अपने सामान्य शेयर पोर्टफोलियो के निर्माण के विकल्प रूप में सुव्यवस्थित निवेश फंड के शेयर खरीदना। वह किसी आम ट्रस्ट फंड या कम्युनिटेड फंड्स का भी उपयोग कर सकता है, जिनका परिचालन अनेक राज्यों में ट्रस्ट कंपनियां और बैंक करते हैं, या अगर उसके पास धन ज्यादा हो तो वह मान्यता प्राप्त निवेश सलाहकार फर्म की सेवाओं का उपयोग करे। इससे उसे अपने निवेश प्रोग्राम पर मानक रेखा सहित पेशेवर प्रबंधन प्राप्त होगा। तीसरा उपकरण है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसका बस यही मतलब है कि व्यक्ति सामान्य शेयरों में प्रति माह या हर तिमाही समान संख्या में डॉलर निवेश करे। इस तरह से वह उस वक्त ज्यादा शेयर खरीदेगा जब बाजार नीचे हो, बजाय इसके जब बाजार में बढ़त हो, और अंत में उसे अपनी सभी होल्डिंग्स पर संतोषप्रद कुल कीमत हासिल होगी। वास्तव में यह इस पद्धति से व्यापक नजरिया काम करता है, जिसे फॉर्मूला इन्वेस्टिंग कहते हैं। यह बात हमने अपने सुझाव में पहले ही बताई है कि बाजार गतिविधि से उलट संबंध रखते हुए निवेशक को अपने सामान्य शेयरों में न्यूनतम 25% से अधिकतम 75% के बीच विविधता रखनी होगी। यह विचार सुरक्षात्मक निवेशकों के लिए अहम है और इन पर आगामी अध्यायों में विस्तार से चर्चा होगी। आक्रामक निवेशक कैसे परिणामों की उम्मीद रखता है? निश्चित ही हमारा उद्यमशील प्रतिभूति खरीदार अपने सुरक्षात्मक या शांत साथियों से अधिक बेहतर परिणाम पाने की उम्मीद रखता होगा, लेकिन सबसे पहले उसे यह तय करना चाहिए कि उसे बदतर परिणाम न मिलें। वॉल स्ट्रीट में ऐसा होना कठिन नहीं कि पूरी ऊर्जा
अध्ययन और कार्य दक्षता हासिल करने के बाद भी अंत में फायदे की जगह नुकसान हो जाए। ये गुण अगर गलत दिशाओं में प्रवाहित होने लगे तो अक्षमताओं से अलग करने या जानने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि उद्यमशील निवेशक इस साफ सोच के साथ शुरुआत करे कि किस प्रणाली में तर्कसंगत ढंग से सफल होने की ज्यादा संभावना है और किस में नहीं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे तरीकों पर विचार करना होगा जिनसे निवेशक और स्पेक्युलेटर्स आमतौर पर औसत से बेहतर परिणाम पाने का प्रयास करते हैं। इनमें शामिल हैं: 1. बाजार में ट्रेडिंग। सामान्य तौर पर इसका अर्थ बढ़ने के दौरान बाजार में शेयर खरीदना और इनके कम होने के बाद बेचना है। जिन शेयरों को चुना जाता है उनमें बाजार औसत से अधिक बेहतर रुख होता है। कम संख्या में कुछ निवेशक सतत रूप से शॉर्ट सेलिंग करते रहते हैं। यहां वे उन इश्यू को बेचते हैं जो फिलहाल उनके पास नहीं होते, लेकिन वे उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों के स्थापित तंत्र द्वारा उधार लेते हैं। उनका उद्देश्य इन इश्यू के भाव में आने वाली गिरावट से लाभ उठाना होता है। वे ऐसा उन्हें बेचने के भाव से कम भाव पर खरीद कर करते हैं। जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में Pre-19 पर हमारी उक्ति संकेत करती है कि छोटे निवेशक अपने शब्द के अर्थ को घटा-बता कई बार शॉर्ट सेलिंग में अपने अकुशल हाथ आजमाते हैं। 2. लघु आवधिक चयनात्मकता। इसका मतलब उन कंपनियों के शेयर खरीदना है जिनकी आय बढ़ने की रिपोर्ट आ रही है या इसकी उम्मीद है या जिनके लिए कुछ अनुकूल हालात होने की प्रत्याशा की जा रही हो। 3. दीर्घावधिक चयनात्मकता। इसमें आमतौर पर अतीत में तरक्की के शानदार रिकॉर्ड पर जोर रहता है जिसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना हो। कुछ मामलों में निवेशक खुद ऐसी कंपनियों को चुनता है जिन्होंने अभी तक प्रभावशाली परिणाम न दर्शाए हों, लेकिन बाद में उनके उच्च अर्जन शक्ति स्थापित करने की संभावना हो। ऐसी कंपनियां किसी तकनीकी क्षेत्र में अक्सर मिल जाती हैं, जैसे कंप्यूटर्स, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक, और वे अक्सर ऐसी नई प्रक्रियाएं या उत्पाद विकसित कर रही होती हैं जो विशेष रूप से संभावनाशील माने जा रहे होते हैं। हमने पहले ही निवेशक के इन गतिविधि क्षेत्रों में पूर्ण सफलता की संभावना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। सबसे पहले तो हम सैद्धांतिक और वास्तविक दोनों ही धरातलों पर इन निवेश क्षेत्रों को खारिज करते हैं। शेयर ट्रेडिंग ऐसा परिचालन नहीं है जो विश्लेषण के आधार पर मूलधन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न प्रदान करता है। शेयर ट्रेडिंग के बारे में और बातें आगामी अध्यायों में बताई गई हैं। कम या लंबी अवधि के सबसे ज्यादा संभावनाशील शेयर तलाशने के प्रयास में निवेशक को 2 तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहला, मानव की दोष क्षमता, और दूसरा, स्पर्धा की प्रकृति। भविष्य का अनुमान लगाने में वह गलत हो सकता है, और अगर वह सही भी होता है तो चालू बाजार भाव पहले ही वह दर्शान लगेंगे जिसका उसने अनुमान लगाया था। लघुअवधिक चयनात्मकता के क्षेत्र में कंपनी के चालू वर्ष के परिणाम आमतौर पर वॉल स्ट्रीट पर सबको पता होते हैं। अगले वर्ष के परिणाम काफी हद तक पूर्वकथनीय होते हैं और उन पर पहले ही काफी विचार किया जा रहा होता है। इसलिए निवेशक जो इस वर्ष के श्रेष्ठतम परिणामों के आधार पर इश्यू चुन रहा होता है या उसे अगले वर्ष के लिए जो उम्मीद दिलाई गई होती है, पूरी संभावना है कि बाकी लोग भी वही सब उन्हीं कारणों से कर रहे होंगे। अपनी दीर्घावधिक संभावनाओं के लिए शेयर चुनते वक्त निवेशकों की दुश्वारियों बुनियादी रूप से एक जैसी ही रहती हैं। पूर्वानुमान में त्रुटि की स्पष्ट संभावना होना, जैसा हमने अपने एयरलाइन उदाहरण में दर्शाया है, निश्चित ही तब ज्यादा होती है जब हम लघुअवधिक कमाई का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि विशेषज्ञ ऐसी भविष्यवाणियां करने में गुमराह हो जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से निवेशक के लिए संभव है कि वह उस वक्त सही पूर्वानुमान लगाकर फायदा उठा सके जब पूरे वॉल स्ट्रीट में गलत अनुमान लगा रहा हो, लेकिन यह केवल सैद्धांतिक होगा।
कितने उद्यमशील निवेशक कुशाग्र बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं या उनके पास पेशेवर विश्लेषकों को उनके दीर्घावधिक भावी आय के पसंदीदा खेल में अनुमान लगाने में मात देने वाला भविष्यवाणी का उपहार होता है। इस तरह हम तार्किक और उलट-पलट करने वाले निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि सतत रूप से औसत से बेहतर परिणाम पाते रहने के यथोचित अवसर का आनंद लेने के लिए निवेशक को दो नीतियों का पालन अवश्य करना चाहिए, जो हैं: 1. बुनियादी रूप से मजबूत और संभावनाशील तथा 2. वॉल स्ट्रीट पर लोकप्रिय न हो। क्या उपमशीत निवेशक के लिए भी कोई ऐसी नीतियां है? पुनः सैद्धांतिक रूप से इसका जवाब हाँ है, और ऐसा मानने के काफी कारण हैं कि ऐसा वास्तव में करने पर भी जवाब सकारात्मक रहेगा। हर कोई जानता है कि साधारण बाजार में स्पेक्युलेटिव शेयरों के भाव बार बार दोनों दिशाओं में से किसी में काफी आगे तक जाते हैं। कम से कम एकल इशू में ऐसा हर वक्त होता है। इसके अलावा एक साधारण शेयर रुचि की कमी या अन्यायपूर्ण प्रचलित पूर्वाग्रह के कारण अंडरवैल्यू हो सकता है। अगर हम और आगे जाकर आकलन करें तो पाएंगे कि सामान्य शेयरों में ट्रेड करने वालों में ज्यादातर लोग इसकी एक रूपरेखा से दूसरे के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। इस पुस्तक में हम ऐसे अनेक उदाहरण अतीत के देने वाले हैं जो भाव व मूल्य के बीच विसंगतियों को दर्शाएंगे। इस तरह ऐसा लगता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो गणना में अच्छा हो, उसके लिए वॉल स्ट्रीट पिकनिक के जैसा है, जहां उसे अन्य लोगों की मूर्खताओं से आमोद प्रमोद करना है। भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन किसी कारण यह इतना सरल नहीं है। मुनाफे के लिए एक उपेक्षित और इस कारण अंडरवैल्यू शेयर को खरीदना लंबा और धैर्य रखने वाला अनुभव है, तथा उस लोकप्रिय शेयर को शॉर्ट में बेचना जो ओवरवैल्यू हो जाए न केवल व्यक्ति के साहस और सहन शक्ति की परीक्षा होता है, बल्कि यह व्यक्ति की पॉकेटबुक की गहराई भी नापता है। यह सिद्धांत ठोस है, इसका सफलतापूर्वक उपयोग असंभव नहीं है, लेकिन इस कला को साधना आसान नहीं है। इसके अलावा ऐसी भी अनेक विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें 2096 या इससे बेहतर वार्षिक रिटर्न पाने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसमें उन लोगों को न्यूनतम जोखिम होता है जो इस क्षेत्र में अपना काम करने का तरीका जानते हैं। वे इसमें इंटरसिक्योरिटी आर्बिट्रेज, भुगतान या चल निधि का आकलन, विशेष तरह के सुरक्षात्मक हेज को भी शामिल करते हैं। इनमें सबसे आम स्थिति प्रस्तावित विलय या अधिग्रहण होती है, जिसमें उन शेयरों का मूल्य उनकी घोषणा की तारीख से बहुत ज्यादा होता है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे सौदों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और यह विशेषज्ञों के लिए अत्यंत लाभकारी समय होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी विलय घोषणाओं के साथ ही विलय में अनेक गतिरोध भी आए, जिससे कई बार ये सौदे हो नहीं पाए। इस तरह ऐसे विश्वसनीय परिचालन में भी व्यक्तियों को नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त शायद बहुत अधिक स्पर्धा होने से मुनाफे की दर भी घट गई। इन विशिष्ट परिस्थितियों में लाभ का घटना आत्मविनाश की प्रक्रिया जैसा प्रतीत होता है, जो रिटर्न घटने के नियम जैसा है, जो इस पुस्तक को लिखने के दौरान विकसित हुआ है। 1949 में हम पिछले 75 वर्षों में शेयर बाजार में आए उतार चढ़ावों का एक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते थे, जिसने एक फॉर्मूले का समर्थन किया था, जिसके तहत आय और वर्तमान ब्याज दरों के आधार पर DJIA को उसके केंद्रीय या आंतरिक मूल्य से नीचे खरीदने और ऐसे मूल्य से ऊपर बेचने का स्तर निर्धारित किया जा सकता था। यहाँ रॉथस्चाइल्ड के आदर्श वाक्य बाय चीप एंड सेल डियर का उपयोग किया था, और इसमें एक यह भी सुविधा थी कि यह वॉल स्ट्रीट द्वारा आरोपित व घातक आदर्श वाक्य की शेयरों को तब खरीदना चाहिए जब भाव चढ़ रहे हों और इसलिए बेचें क्योंकि उनके भाव गिर रहे हैं, उसके सीधे विपरीत था। आखिरकार 1949 के बाद से यह फॉर्मूला बेकार हो गया। दूसरा उदाहरण शेयर बाजार की गति से संबंधित मशहूर डाउ थ्योरी थी,
जिसमें तुलना के लिए 1897 से 1933 के बीच के शानदार परिणामों को दर्शाया गया था और 1934 से ही इसका प्रदर्शन सवालों के घेरे में था। अनमोल अवसरों के वर्तमान में उपलब्ध न होने का तीसरा और अंतिम उदाहरण वॉल स्ट्रीट में हमारे अपने परिचालन में पूरा जोर इसी पर रहता था कि ऐसे बारगेन इश्यू खरीदे जाएं, जिन्हें केवल इस तथ्य द्वारा पहचाना जा सकता था कि उन्हें प्लांट अकाउंट व अन्य आस्तियों पर ध्यान दिए बिना तथा पहले ही शेयरों की सभी देयताओं को कम करने के बाद उनकी शुद्ध चालू आस्ति कार्यशील पूंजी से कम पर बेचा जा रहा होता था। यह स्पष्ट था कि इन इश्यू को उनके निजी व्यवसाय होने के कारण उद्योग मूल्य से काफी कम पर बेचा जा रहा था। कोई भी मालिक या अधिसंख्य धारक अपने शेयरों को इतने हास्यास्पद कम भाव पर बेचने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, लेकिन अजीब बात है कि ऐसी विसंगतियों को तलाशना कठिन नहीं है। 1957 में बाजार में एक सूची प्रकाशित हुई जिसमें इस प्रकार के लगभग 200 इश्यू दर्शाए गए थे। व्यावहारिक रूप से ये सस्ते इश्यू विभिन्न तरीकों से लाभकारी साबित हुए और इसका औसत वार्षिक परिणाम अन्य अधिकांश निवेश विकल्पों से अधिक लाभप्रद साबित हुआ, लेकिन अगले ही दशक इनके साथ ही उद्यमशील निवेशकों का विश्वसनीय, चतुरतापूर्ण और सफल परिचालन क्षेत्र भी शेयर बाजार से गायब हो गया। तत्पश्चात 1970 में पुनः कंभा पर ऐसे सबवर्किंग कैपिटल इश्यू बड़ी संख्या में प्रकट हुए और बाजार में बड़ी रिकवरी के बाद भी वर्ष के अंत तक इतने इश्यू शेष थे जिससे पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता था। आज के हालात में उद्यमशील निवेशक के लिए औसत से बेहतर परिणाम पाने के विभिन्न अवसर मौजूद हैं। बिक्री के योग्य प्रतिभूतियों की लंबी सूची में ऐसे शेयरों की संख्या शामिल होनी चाहिए जिन्हें तार्किकता और यथोचित विश्वसनीय पैमाने पर अंडरवैल्यू माना जा सकता है। इनसे औसतन DJIA या ऐसी ही किसी अन्य प्रतिनिधि सूची के मुकाबले ज्यादा संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। हमारे विचार से इन्हें तलाशना जब व्यर्थ है अगर इससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो के शेयर वाले हिस्से में टैक्स पूर्व औसतन लगभग 5% से अधिक के वार्षिक रिटर्न की आशा न रख सके। हमें ऐसे और भी दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना होगा जिनका सक्रिय निवेशक शेयरों के चयन में उपयोग कर सकें। अध्याय 1 पर टिप्पणी। संपूर्ण मानवीय अप्रसन्नता केवल एक चीज से जन्म लेती है, यह पता न होना कि कमरे में आराम से कैसे रहा जाए। लेज पास्कल। आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बाजार बंद होने की घंटी बजने पर ब्रोकर क्यों खुश हो जाते हैं, फिर चाहे उस दिन बाजार कैसा भी रहा हो, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हैं वे पैसे बनाते हैं, फिर चाहे आपने धन कमाया हो या नहीं। निवेश की जगह स्पेक्युलेशन करने से आप अपने संपत्ति निर्माण की संभावनाएं कम करके किसी दूसरे की संभावनाएं बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश कार्य वह है जो विश्लेषण के माध्यम से मूल पूंजी की सुरक्षा और समुचित रिटर्न का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश करने में 3 तत्व समान रूप से मौजूद होते हैं। आपको शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी और उसकी आधारभूत कारोबारी मजबूती का गहन विश्लेषण करना चाहिए। टाइम्स आपको सोच समझकर गंभीर नुकसानों से अपना बचाव करना होगा। आपको असाधारण नहीं बल्कि पर्याप्त प्रदर्शन की आकांक्षा करनी चाहिए। निवेशक शेयर की कीमत की गणना उसके कारोबारी मूल्य के आधार पर करता है। वही स्पेक्युलेटर दाव लगता है कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा क्योंकि कोई दूसरा उसके लिए अधिक भुगतान को तैयार होगा। जैसा कि ग्राहम ने एक बार कहा था कि निवेशक बाजार भाव का अनुमान मूल्य मानक के आधार पर करेगा, जबकि स्पेक्युलेटर बाजार भाव को अपना मूल्य मानक आधार बनाता है। स्पेक्युलेटर के लिए शेयर के भावों का निरंतर प्रवाह ऑक्सीजन के जैसा है। इसे रोकिए और वे खत्म हो जाएंगे, जबकि निवेशक के लिए उसका महत्व अधिक नहीं है, जिसे ग्राहम कोटेशन मूल्य कहते थे। ग्राहम आग्रहपूर्वक आपसे केवल तभी निवेश करने को कहते हैं
जब आपको आसानी हो, भले ही आपके पास उसका दैनिक भाव जानने का कोई रास्ता न हो। कैसीनो में दाव लगाने या पुरदौड़ में पैसा लगाने की तरह बाजार स्पेक्युलेशन भी रोमांचक या लाभकारी हो सकता है अगर आप सौभाग्यशाली हैं, लेकिन संपत्ति निर्माण के लिए यह कल्पना योग्य सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट भी लास वेगास अथवा रेसट्रैक जैसा है। यह ऐसी असमानताएं उत्पन्न करता है कि बाजार हमेशा कायम रहे। अंत में यह उन सभी के खिलाफ जाता है जिन्होंने अपने सट्टे के खेल से बाजार को मात देने का प्रयास किया था। वहीं दूसरी ओर निवेश एक अलग तरह का कैसीनो वन है, जहां अंत में आपकी हार नहीं होती। जब तक आप खेल को नियमों के अनुसार खेलते रहेंगे, तब तक असमानताएं भी आपके पक्ष में रहेगी। जहां निवेश करने वाले अपने लिए धन कमाते हैं, वहीं स्पेक्युलेट करने वाले अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। यही कारण है कि वॉल स्ट्रीट हमेशा निवेश के स्थायी गुण की जगह स्पेक्युलेशन के बनावटी आकर्षण का प्रचार करते हैं। तेज गति में असुरक्षा। ग्राहम स्पेक्युलेशन और निवेश में भ्रमित होने के प्रति सावधान करते हैं कि यह हमेशा से एक गलती है। 1990 के दशक में यह भ्रम बड़ी बर्बादी का कारण बना। लगता था कि लगभग हर किसी का धैर्य चुक गया था और पूरा अमेरिका स्पेक्युलेशन नेशन, सटोरिया देश बन गया था, जहां ट्रेडर्स भरे पड़े थे जो एक के बाद एक शेयरों को इस तरह निशाना बना रहे थे जैसे अगस्त के महीने में टिड्डे घास के मैदानों में चारों ओर मैडराने लगते हैं। लोगों को यकीन होने लगा कि किसी निवेश तकनीक की जांच का सबसे आसान तरीका यह देखना है कि क्या यह कारगर रही। अगर वे बाजार में सफल रहते, फिर भले ही उनकी तकनीक कितनी भी खतरनाक या मूर्खतापूर्ण रही हो, लोग सही होने का दावा करने लगते थे। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स की अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अपने दीर्घावधि वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए आपको सतत और विश्वसनीय रूप से सही होना होगा। 1990 के दशक में जो तकनीकें चलन में थीं, उनमें डे ट्रेडिंग, विविधीकरण की अनदेखा करना, लोकप्रिय म्यूचुअल फंड्स को खरीदते बेचते रहना, स्टॉक चुनने की प्रणालियों का पालन करना आदि शामिल थीं, जो काम करती प्रतीत होती थीं, लेकिन दीर्घावधि में इनके काम करते रहने की संभावना नहीं थी, क्योंकि ये ग्राहम के निवेश संबंधी 3 पैमानों पर खरे नहीं उतरती थीं। अस्थायी तौर पर अधिक रिटर्न मिलने से कुछ साबित नहीं होता। इसे समझने के लिए ऐसे 2 स्थानों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे से 130 मील दूर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलूं, तो यह दूरी 2 घंटे में पूरी कर लूंगा, लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे से ड्राइव करूं, तो वहां 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूं और सलामत बच जाऊं, तो क्या मैं सही था? क्या आप भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि आपने मुझे इसे काम करने की डींग मारते सुना है। बाजार को हराने का दिखावटी प्रचार भी ऐसा ही है। संक्षेप में कहें तो जब तक आपका भाग्य साथ देगा, ये काम करेगा। समय के साथ इससे आपको नुकसान ही होगा। 1973 में जब ग्राहम ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अंतिम बार संशोधित किया था, तब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक टर्नओवर दर 20% थी, अर्थात एक पारंपरिक शेयरधारक अपने पास 5 साल रखने के बाद शेयर को बेचता था। 2002 आने तक यह टर्नओवर दर 105% तक पहुंच गई, जिसमें होल्डिंग अवधि केवल 11.4 माह थी। पहले 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्ष तक स्टॉक पर रहता था, लेकिन 2002 आते आते यह स्वामित्व अवधि सिकुड़कर केवल 10.9 माह की रह गई। ऐसा लगता था कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने स्टॉक्स का इतना अध्ययन यह पता लगाने के लिए कर रहे थे कि उन्हें वे खरीदने ही नहीं चाहिए थे। ऐसे में वे फौरन उन्हें बेच देते और फिर से एक नई शुरुआत करते। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी मैनेजमेंट फर्में भी आपा खोने लगी। 1995 को शुरुआत में
फिडेलिटी मैगलन, तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड के मैनेजर जेफरी विनिक की परिसंपत्तियों में टेक्नोलॉजी सेक्टर के 42.5% शेयर थे। विनिक ने कहा, उनके ज्यादातर शेयरधारकों ने फंड में जिन लक्ष्यों के लिए निवेश किया है वे वर्षों दूर हैं। मुझे लगता है मेरा और उनका लक्ष्य एक ही है और उन्हें भी मेरी हो तरह यही लगता है कि दीर्घावधि का तरीका सबसे बेहतर है, लेकिन उच्च नैतिकता है। ये शब्द लिखने के 6 महीने बाद ही विनिक ने अपने लगभग सारे टेक्नोलॉजी शेयर बेच दिए और 8 उन्मादी सप्ताहों में उन्होंने तकरीबन $19 बिलियन कीमत के शेयर बेचे। दीर्घावधि के लिहाज से यह काफी कुछ था और 1999 आते आते फिडेलिटी का डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों को पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटरों द्वारा कहीं से भी कभी भी ट्रेड की सुविधा दे रहा था, जो फर्म के नए स्लोगन हर सेकंड कीमती है से पूरी तरह मेल खाता था, तथा नैस्डैक एक्सचेंज में टर्नओवर की गति अत्यधिक तेज रही, जैसा कि चित्र 11 दर्शाता है। जैसे कि 1999 में प्यूमा टेक्नोलॉजी के शेयर औसतन हर 5.7 दिन में खरीदे बेचे जाते रहे। नैस्डैक के भव्य आदर्श वाक्य स्टॉक मार्केट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स के बावजूद उसके अनेक ग्राहकों ने शेयरों को अपने पास 100 घंटे भी नहीं रखा। वित्तीय वीडियो गेम वॉल स्ट्रीट ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को ऐसा बना दिया कि यह तुरंत नोट छापने का तरीका लगने लगा। डिस्कवर ब्रोकरेज सम्मानित फर्म मॉर्गन स्टेनली की ऑनलाइन शाखा में एक टीवी विज्ञापन चलाया, जिसमें गंद कपड़े पहने 2 ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध द नौकरी पेशा को लिफ्ट देकर ले जा रहा है। उसके डैशबोर्ड पर उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की फोटो देखकर वह नौकरी पेशा पूछता है, यहाँ छुट्टियों पर जाओगे? ड्राइवर जवाब देता है, वैसे यह मेरा घर है। हैरान होकर नौकरी पेशा पूछता है, यह तो एक द्वीप है। शांत विजी मुद्रा के साथ ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार इससे भी आगे बढ़ गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना होता और न ही कुछ विचारना होता है। ऑनलाइन ब्रोकर अमेरिट्रेड के टीवी विज्ञापन में 2 घरेलू महिलाओं को जॉगिंग से वापस आते दिखाया गया। उनमें से एक अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करती है, कुछ एक बार माउस क्लिक करती है और उल्लासित होकर बोलती है, मैंने अभी अभी $1,700 कमा लिए। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में एक व्यक्ति बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछता है, क्या आप ट्रेड के बारे में जानते हैं? वे जवाब देते हैं, मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। जैक्सन की NBA टीम कितने गेम जीत पाती अगर उन्होंने इसी दर्शन को खेत में भी आजमाया होता कि दूसरी टीम के बारे में कुछ नहीं जानना, लेकिन कहना, मैं उनके साथ अभी खेलने को तैयार हूँ। यह चैंपियन बनने का फॉर्मूला नहीं लगता। 1999 आने तक लगभग 6 मिलियन लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगे थे और उनमें से तकरीबन 10% इंटरनेट का उपयोग कर तीव्र गति से क्रय विक्रय करते हुए डे ट्रेडिंग कर रहे थे। शोबिज़ जगत की बारबरा स्ट्राइलैंड से लेकर क्वींस, न्यूयॉर्क में पहले बेटर का काम चुके 25 वर्षीय निकोलस बिरबास भी शेयर कारोबार कर रहे थे। विश्वास ने हंसते हुए कहा, पहले मैं दीर्घावधि में निवेश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कोई समझदारी नहीं। अब विश्वास दिन में 10 बार ट्रेड करने जाए और उन्हें वर्ष भर में 5,1,0,0,0,0 कमाने का अनुमान था। मुझे अपने लाभ हानि के में लाल रंग देखना पसंद नहीं। स्ट्राइलैंड ने फॉर्च्यून को दिए अपने साक्षात्कार में चौंकाते हुए कहा, मैं वृषभ राशि की कुल हूँ, इसलिए लाल रंग मुझे पसंद नहीं। लाल रंग दिखते ही मैं फौरन अपने शेयर बेच देती हूँ। शेयरों से संबंधित डेटा को निरंतर शराबखानों और नाई की दुकानों, रसोई से लेकर कैफे, टैक्सी कैब से लेकर ट्रक स्टेशन तक पहुंचाकर वित्तीय वेबसाइटों और बिल टीवी ने शेयर बाजार को एक अंतहीन राष्ट्रीय वीडियो गेम बना दिया। जनता खुद को बाजार का इतना जानकार मानने लगी जितना पहले कभी नहीं थी। दुर्भाग्य से जब लोग डेटा में डूब रहे थे, वहां ज्ञान कहीं नहीं था। शेयर उनसे पूरी तरह से अलग थे। जिन कंपनियों ने उन्हें जारी किया था,
पूर्ण कपोल कल्पना, सिर्फ टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिप की तरह गुजरने वाले। अगर यह ब्लिप ऊपर जाता हो तो फिर कुछ मायने नहीं रखता था। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विस ने एक अत्याधुनिक कारोबारी योजना पेश की। उद्देश्यपूर्वक जितना हो सके उतना पैसा गंवाना, जूनो ने घोषणा की कि वह अब से अपनी किसी भी रिटेल सेवा के लिए कोई पैसा नहीं लेगा। ईमेल निःशुल्क, इंटरनेट उपयोग निःशुल्क और अगले वर्ष विज्ञापन में कई मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस कॉरपोरेट आत्महत्या की घोषणा के बाद 2 ही दिन में जूनो के शेयर का भाव $16.375 से बढ़कर $66.75 पर पहुंच गया। किसी कारोबार के लाभकारी होने के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी, या वह कंपनी क्या उत्पाद बनाती थी या सेवा देती थी, या उसके प्रबंधन में कौन था, या कंपनी का नाम क्या था। इस बारे में जानना भी जरूरी नहीं था। आपको शेयरों के बारे में बस इन लुभावने कोड के टिकर संकेतों को जानना था। CBLT, INT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN, इस तरह आप उन्हें और भी तेजी से खरीद सकते थे, जिसके लिए आपको इंटरनेट सर्च इंजन पर उन्हें देखने में होने वाली 2 सेकंड की कष्टप्रद देरी की भी आवश्यकता नहीं थी। 1998 के अंत में एक छोटी सी, शायद ही कभी ट्रेड हुई भवन खरखाव कंपनी टेम्को सर्विसेज का भाव कुछ ही मिनट में 3 गुना होकर रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। क्यों? एक अजीब से वित्तीय डिस्लेक्सिया में आकर हजारों ट्रेडर्स ने टेम्को को खरीद लिया। उन्होंने उसके TMCO टिकर संकेत को भूलवश टिकट मास्टर ऑनलाइन TMC समझ लिया, जो इंटरनेट का ऐसा चहेता था जिसके शेयर उस दिन पहली बार ट्रेड होना शुरू हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक निंदक हर चीज का भाव तो जानता है, लेकिन उसे मूल्य किसी का नहीं पता। इस परिभाषा में शेयर बाजार हमेशा से निंदनीय रहा है, लेकिन 1990 के दशक के अंत में इसने खुद ऑस्कर को ही चौंका दिया होता, जब भाव पर इकलौती अधकचरी राय किसी एक कंपनी के शेयर का भाव 2 गुना कर सकती थी, जबकि उसका मूल्य पूरी तरह अज्ञात होता था। 1998 के अंत में CIBC ओपनहाइमर के विश्लेषक हेनरी ब्लोडेट ने सावधान किया था, इंटरनेट के सभी शेयरों को देखते हुए स्पष्ट है कि मूल्यांकन विज्ञान से ज्यादा कला है। तद भविष्य में विकास की संभावनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने Amazon.com के लिए अपने लक्षित भाव को एक ही बार में $150 से बढ़ाकर $400 कर दिया। उस दिन Amazon.com में 199% की बढ़त हुई, जबकि ब्लोडेट ने विरोध करते हुए कहा कि उनका लक्षित भाव पूरे वर्ष के लिए पूर्वानुमान था, जबकि वो मात्र 3 सप्ताह में $400 को पार कर गया। एक वर्ष बाद पैनवेबर के विश्लेषक वॉल्टर पीसिक ने भविष्यवाणी की कि अगले 12 महीनों में क्वेलकॉम का शेयर $1000 तक हो जाएगा। यह शेयर उस वर्ष पहले ही 1842% की बढ़त लिए था। उसी दिन 31% और बढ़ा, जिससे यह शेयर $659 पर पहुंच गया। फॉर्मूले से नाकामयाबी तक, लेकिन केवल बेतहाशा ट्रेडिंग करना ही एकमात्र स्पेक्युलेशन नहीं है। बीते दशक या कुछ अधिक के दौरान एक के बाद एक स्पेक्युलेशन फार्मूला प्रचारित प्रसिद्ध होने के बाद रद्दी साबित होते गए। उन सब में यह बात समान थी, सबसे तेज होना, सबसे आसान होना और नुकसान रहित होना। और ये सभी ग्राहम के निवेश व स्पेक्युलेशन के बीच के पैमानों में से कम एक का तो उल्लंघन करते ही थे। ऐसे नाकाम प्रचलित फॉर्मूलों में से कुछ निम्न हैं। टाइम्स कैलेंडर से कमाई जनवरी प्रभाव वर्ष बदलने के साथ ही छोटे शेयरों से बड़े फायदा पाने का रुख रहता है। यह बात 1980 के दशक में छपने वाले सभी विद्वत्तापूर्ण लेखों व प्रसिद्ध पुस्तकों में खूब प्रचारित की जाती थी। ये अध्ययन दर्शाते थे कि अगर आप दिसंबर मध्य के बाद छोटे शेयर लें और इन्हें जनवरी तक अपने पास रखें, तो इससे आपको बाजार में 5 से 10% बिंदु का मुनाफा होगा। इससे अनेक विशेषज्ञ हैरान थे। आखिर अगर यह इतना ही आसान था तो निश्चित ही सब लोगों को इस बारे में सुना होता
और बहुत से लोग ऐसा कर रहे होते और यह अवसर निस्तेज हो जाता। इस जनवरी के झटके का क्या कारण था? सबसे पहले तो अनेक निवेशक नुकसान को रोकने के लिए अपने सबसे बेकार शेयरों को वर्ष के अंत में बेच देते हैं। इससे उनके टैक्स बिल में कटौती हो सकती है। दूसरा, पेशेवर धन प्रबंधक वर्ष का अंत आने पर कुछ ज्यादा सावधान हो जाते हैं और वे अपने अच्छे प्रदर्शन को बनाए रखना या खराब प्रदर्शन को न्यूनतम करना चाहते हैं। इस कारण वे गिरते शेयरों को खरीदने या इन्हें अपने पास रखने के इच्छुक नहीं होते। और अगर यह खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर बहुत छोटा और अप्रसिद्ध हो तो धन प्रबंधक अपनी वर्षांत सूची में इसकी मौजूदगी दिखाने को लेकर और भी अनिच्छुक होता है। इस सब कारणों से छोटे शेयरों में कुछ वक्त के लिए खरीद फरोख्त होती है। जब जनवरी में टैक्स प्रेरित बिक्री समाप्त हो जाती है तो आमतौर पर उनके भाव फिर बढ़ते हैं, जिससे अच्छा और ठोस मुनाफा मिल सकता है। जनवरी का प्रभाव समाप्त तो नहीं, लेकिन कमजोर अवश्य हुआ है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय में फाइनेंस के प्रोफेसर विलियम श्वेट के अनुसार, अगर आप दिसंबर के अंत में छोटे शेयर खरीदते और उन्हें जनवरी की शुरुआत में बेचते तो आप बाजार को 1962 से 1979 के बीच 8.5% बिंदु, 1980 से 1989 के बीच 4.4 बिंदु और 1990 से 2001 के बीच 5.8 बिंदु तक मात दे देते। चूंकि बहुत से लोग जनवरी प्रभाव के बारे में जान गए, इसलिए ज्यादा ट्रेडर दिसंबर में छोटे शेयर खरीदने लगे, जिससे खरीद फरोख्त कम होने लगी। इससे रिटर्न भी कम मिलने लगा। साथ ही जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ब्रोकरेज व्यय में प्रमुख स्थान रखने वाले प्लेक्सस ग्रुप के अनुसार ऐसे छोटे शेयरों को खरीदने और बेचने का कुल व्यय आपके निवेश के 89% तक होता है। दुर्भाग्य से जब आप अपने ब्रोकर को भुगतान करते हैं, तब जनवरी प्रभाव से मिला संपूर्ण मुनाफा गवा देते हैं। टाइम्स जो कारगर रहे वह करो 1996 में जेम्स ओशानेसी नामक अनजाने से मनी मैनेजर ने व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ओशानेसी ने एक चौंका देने वाला दावा किया, 1954 से 1994 तक आप $10,000 को $8,074,504 बना सकते थे, जिसमें आप शानदार 18.296 के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ बाजार से 10 गुना आगे बढ़ सकते थे। कैसे? ऐसे 50 शेयर खरीदकर, जिसका एक वर्षीय रिटर्न उच्चतम हो, मुनाफा 5 वर्षों से लगातार बढ़ रहा हो और शेयर का भाव उसके कॉर्पोरेट राजस्व से 1.5 गुना कम हो। अपने को वॉल स्ट्रीट का एडिसन मानते हुए ओशानेसी ने अपनी ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज स्वचालित रणनीतियों के लिए यूएस पेटेंट नंबर 5,978,778 लिया और अपने जांच परिणामों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंड्स निकाले। 1999 का अंत आने तक इन फंड्स में जनता ने $175 मिलियन का निवेश किया और शेयरधारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र में ओशानेसी ने धूमधाम के साथ कहा, हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि हम सब साथ मिलकर मार्ग पर रहते व अपनी प्रमाणित निवेश रणनीतियों पर चलते हुए अपने दीर्घावधिक लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट ने ओशानेसी के इसका प्रचार करते ही काम करना बंद कर दिया। जैसा कि चित्र 1 से 2 दर्शाता है कि 2000 की शुरुआत में उनके 2 फंड्स इस तरह औंधे मुंह गिरे कि बंद ही हो गए और पूरे शेयर बाजार, जैसा कि S&P 500 सूचकांक ने मापा, ओशानेसी का हर एक फंड लगभग 4 वर्ष तक लगातार जारी रहने के बाद धराशायी हो गया। जून 2000 में ओशानेसी अपने फंड्स को नए मैनेजर को सौंपकर अपने दीर्घावधि लक्ष्यों के निकट पहुंच गए और अपने ग्राहकों को उन समय पर खरी उतरी निवेश रणनीतियों के साथ अकेला छोड़ दिया। ओशानेसी के शेयरधारक शायद तब कम परेशान होते
अगर उन्होंने अपनी पुस्तक को और उचित नाम दिया होता, जैसे What Used to Work on Wall Street, Until I Wrote This Book, वॉल स्ट्रीट में क्या काम करता था जब तक मैंने किताब नहीं लिखी थी। फुलिश फॉर का अनुसरण करें। 1990 के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कुछ पुस्तकों ने एक द फुलिश फॉर तकनीक के प्रकाश में आने का प्रचार किया। मोटली फूल के मुताबिक हश आपने बीते 25 वर्षों की बाजार औसत को मात दे दी होती और अपने निवेश की योजना बनाने में वर्ष भर में केवल 15 मिनट देकर आप अपने म्यूचुअल फंड से पूरा लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छा कि इस तकनीक में जोखिम न्यूनतम था। आपको बस यह करना था, एक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में से सबसे कम भावों और उच्चतम लाभांशों वाले 5 शेयरों को चुनें। 2 इनमें सबसे कम भाव वाले को छोड़ दें। 3 दूसरे सबसे कम भाव वाले शेयर पर अपना 40% धन लगा दें। 4 बाकी बचे तीनों शेयरों में से प्रत्येक पर 20% लगा दें। 5 1 वर्ष बाद पुनः डाउ की पूर्व की भांति पड़ताल करें और 1 से 4 चरण द्वारा पोर्टफोलियो को रीसेट करें। 6 धनवान होने तक यही करते रहें। मोटली फूल का दावा था कि 25 वर्षों में इस तकनीक से बाजार को 10.1% सालाना बिंदु तक मात दी जा सकती थी। उनकी सलाह थी कि आगामी 2 दशकों में द फुलिश फॉर में निदेशित $20,000 बढ़कर 81,791,000 हो जाएंगे और उनका यह भी दावा था कि आप तब भी बेहतर कर सकेंगे अगर आप डाउ जोन्स के 5 सर्वाधिक लाभांश अनुपात वाले शेयरों के भाव से वर्गमूल निकालें और इनमें सबसे अधिक वाले को छोड़ दें और बाकी 4 को खरीद लें। चलिए देखते हैं कि क्या यह रणनीति ग्राहम की निवेश की परिभाषा पर खरी उतरती है। किस तरह का संपूर्ण विश्लेषण सबसे अधिक आकर्षक भाव व लाभांश वाले शेयर को छोड़ने और उसी के जैसी वांछित खूबियों सहित कम अंक प्राप्त 4 को चुनने को न्यायोचित सिद्ध सकता है। टाइम्स अपनी कुल पूंजी का 40% किसी एक ही शेयर में निवेश करने में जोखिम न्यूनतम कैसे हो सकता है तथा केवल 4 शेयरों वाला पोर्टफोलियो इतना विविध कैसे हो सकता है जिससे मूलधन को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में कहें तो पुलिश फॉर शेयर चुनने के अब तक गढ़े गए फॉर्मूलों में सबसे हास्यास्पद है। फूल्स ने भी वही गलती की जो ओशानेसी ने की थी। अगर आप काफी सारे डेटा को लंबे समय तक देखते रहें तो इसमें संयोगवश अनेक पैटर्न उभरते दिखाई देंगे। औसत से बेहतर शेयर रिटर्न उत्पन्न करने वाली कंपनियों में केवल भाग्य से ही कुछ चीजें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये कारक शेयरों के बेहतर प्रदर्शन के कारक न रहे हों, तो इन्हें भावी रिटर्न की भविष्यवाणी करने में उपयोग नहीं किया जा सकता। ने जिन्हें धूमधाम से खोजा उनमें से किसी भी कारक, सबसे मोटली फूल्स अच्छे अंक वाले शेयर को छोड़ना, दूसरे उच्चतम अंक को आगे ले जाना, लाभांश यील्ड को शेयरों के भाव के वर्गमूल से विभाजित करना से संभवतः शेयर के भावी प्रदर्शन को नहीं जाना जा सकता या ये इसका कारण भी नहीं हो सकते। मनी पत्रिका ने पाया कि जिस पोर्टफोलियो में किसी शब्द के दोहराव वाले शेयरों के नाम नहीं होते, वे भी द फुलिश फॉर जितना बेहतरीन प्रदर्शन करते, जिसका वही कारण था बस भाग्य। जैसा कि ग्राहम हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि भविष्य में शेयरों के अच्छा या बुरा करने का बस यही कारण है कि उनके पीछे का व्यवसाय अच्छा या बुरा कर रहा है, न इससे ज्यादा न इससे कम। यही वास्तविकता है कि बाजार को कुचलने की जगह द फुलिश फॉर ने उन हजारों लोगों को कुचल दिया जो यह विश्वास करके मूर्ख बन गए थे कि यह निवेश करने का कोई तरीका है। केवल 2000 में ही 4 पुलिस शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोक, SBC और जनरल मोटर्स में 14% की गिरावट आई, जबकि डाउ केवल 4.7% गिरा था। जैसा कि उदाहरण दर्शाता है कि केवल एक चीज है जिस पर वॉल स्ट्रीट में मंदी के बाजार का कभी असर नहीं होता, और वह है बासी विचार। ये सभी कथित निवेश नजरिए ग्राहम के नियम के शिकार बने।
उच्च अर्जन वाले शेयर प्रदर्शन के सभी यांत्रिक फॉर्मूले एक किस्म की आत्मघाती प्रक्रिया है जो रिटर्न कम करने वाले नियम जैसी है। रिटर्न के कम होने के दो कारण होते हैं। अगर फॉर्मूला केवल बेतरतीब रणनीतिक तुक्कों जैसे द फुलिश फॉर्क पर आधारित होता है तो गुजरता समय जता देगा कि वे शुरू से ही निरर्थक थे। वही दूसरी ओर अगर यह फॉर्मूला अतीत में कामयाब रहा हो जैसे जनवरी प्रभाव, तो इसका प्रचार करके बाजार के पंडित हमेशा इसकी भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को भोथरा और अक्सर समाप्त कर देते हैं। यही सब चीजें ग्राहम को उस चेतावनी को पुनः पुष्ट करती है कि आपको स्पेक्युलेशन से वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि पुराना जुआरी अपनी कैसीनो की यात्रा को समझता है। स्पेक्युलेशन करते वक्त आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आप निवेश कर रहे हैं। स्पेक्युलेशन उस वक्त भीषण रूप से खतरनाक हो जाता है जिस क्षण आप इसे गंभीरता से लेने लगते हैं। आपको जिस राशि पर दांव खेलना है उस पर पूरी सख्ती से लगाम लगाएं। जैसा कि समझदार जुआरी $100 कैसीनो ले जाता है और बाकी धन अपने होटल के कमरे में सुरक्षित बंद रखता है, वैसे ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा मैड मनी खाते में रखता है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए अपनी कुल संपत्ति का 100% हिस्सा स्पेक्युलेशन के जोखिम में लगाने योग्य अधिकतम मुनासिब राशि है। कभी भी अपने निवेश खाते की रकम को स्पेक्युलेटिव खाते के धन के साथ न जोड़े। कभी भी अपनी स्पेक्युलेटिव सोच को अपनी निवेश गतिविधियों तक नहीं पहुंचने दें और कभी भी अपनी आस्तियों में से 10% से ज्यादा को अपने मैड मनी अकाउंट में न रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छी हो या बुरी, जुए की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का हिस्सा हो तो अधिकांश लोग इसके सामने लाचार हो जाते हैं, लेकिन आपको इससे दूर और बचकर रहना है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यह सुनिश्चित करें कि निवेश को स्पेक्युलेशन के साथ भ्रमित करके अपने को मूर्ख नहीं बनने देंगे।